राम राम साथियों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने रामचरण एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग टैली का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। यदि आपको नहीं पता कि व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब कंप्यूटर में कैसे चढ़ाते हैं, तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए है। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्या खास होगा मैं आपको बता देता हूं। आज क्लास का है 7वां दिन, यानी कि पिछली 6 क्लास की वीडियो यानी कि 6 वीडियो हम लोग YouTube पर अपलोड कर चुके हैं और उन्हीं 6 क्लास का आज रिवीजन चलेगा। रिवीजन क्यों चलेगा? क्योंकि अगली क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। जर्नल एंट्री में आप तभी काम कर पाओगे जब आपको इन सभी शब्दों के बारे में नॉलेज हो। तो एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होती है? टर्मिनोलॉजी का मतलब है शब्दावली। शब्दावली का मतलब है शब्दों की एक डिक्शनरी, जिसमें व्यापार में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। जब हम उनके बारे में सीख जाएंगे तो हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग टैली प्राइम में काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए काम करने में आसानी रहेगा। तो अकाउंटिंग क्या होता है? यानी कि व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब लिखना अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। अब व्यापार में हिसाब लिखता कौन है? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब लिखता है उसे अकाउंटेंट, मुनीम या मुंशी कहते हैं। अब व्यापार में हम कितने प्रकार से हिसाब को सुरक्षित रख सकते हैं? तो व्यापार में हम 2 प्रकार से हिसाब को सुरक्षित रख सकते हैं, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड। मैनुअल का मतलब होता है कि यदि आप व्यापार का हिसाब नोटबुक में लिखते हो तो इसका मतलब आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हो, और यदि आप व्यापार का हिसाब कंप्यूटर में चढ़ाते हो तो इसका मतलब आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हो। तो व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। जो व्यक्ति हिसाब लिखता है उसे अकाउंटेंट कहते हैं। और 2 प्रकार से हम व्यापार के हिसाब को सुरक्षित रख सकते हैं, कॉपी में, डायरी में या नोटबुक में, कुछ भी आप बोल सकते हो, या हम व्यापार के हिसाब को कंप्यूटर में भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम व्यापार का हिसाब डायरी में चढ़ाएं तो क्या फायदा है या नुकसान है, या व्यापार का हिसाब कंप्यूटर में चढ़ाएं तो हमें क्या फायदा या नुकसान है। तो देखिए, यदि कोई भी व्यापारी व्यापार का हिसाब डायरी में लिखता है तो वो सिर्फ कैश को मेंटेन कर पाता है कि मेरे पास कैश कितना है। उसे ये नहीं पता चल पाता कि मेरे यहाँ स्टॉक कितना है, किस गोदाम में कौन सा माल रखा है, किस कंपनी का कितना सामान है, कब खरीदा, कब बेचा, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है। वो सब चीज हम मैनुअल तरीके से प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते। बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा और व्यापारी पे इतना टाइम नहीं है कि वो बैठे बैठे सभी डायरी को मेंटेन करे, ठीक है। अब उसे ग्राहक भी देखने और अपना हिसाब भी चढ़ाना है। और यदि कोई व्यापारी व्यापार में होने वाला पूरा लेन देन कंप्यूटर में चढ़ाएगा तो उसे क्या फायदा होगा? एक ही क्लिक में वो देख सकता है मेरे पास कैश कितना है, बैंक में पैसा कितना है, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, स्टॉक कितना है, मैंने कब खरीदा, कब बेचा, किस कंपनी का कौन सा सामान किस गोदाम में रखा हुआ है। हर चीज का ब्यौरा आपको एक ही क्लिक में मिल जाएगा। तो कब मिलेगा? यदि आप व्यापार का हिसाब कंप्यूटर में चढ़ाओगे तो मैनुअल अकाउंटिंग एक सिंपल काम है, लेकिन उससे रिपोर्ट आप मतलब कठिनाई आएगी रिपोर्ट देखने में। कंप्यूटर में भी आप सिंपल तरीके से आप व्यापार का हिसाब चढ़ा सकते हो, लेकिन रिपोर्ट आप एक ही क्लिक में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो व्यापार में 2 तरह से हिसाब चढ़ाया जाता है, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड। तो हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखनी है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, यानी कि डायरी में व्यापार का हिसाब कैसे चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम कंप्यूटर में हिसाब चढ़ाना सीखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कंप्यूटर में कौन से सॉफ्टवेयर में हिसाब चढ़ाया जाएगा। तो जिस सॉफ्टवेयर में हिसाब चढ़ाया जाता है उसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब लिखा जाता है उस सॉफ्टवेयर को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आप कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखोगे? टैली प्राइम। यानी कि टैली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें व्यापार का हिसाब चढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले शब्द हैं यानी कि
टैली क्या है? तो आपको अभी बताया था, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें व्यापार का हिसाब चढ़ाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ टैली यानी कि टैली का इतिहास, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि टैली कंपनी के जो मालिक हैं वो श्याम सुंदर गोयनका जी हैं और इनके लड़के भारत गोयनका जी ने टैली सॉफ्टवेयर बनाया था। अब ये बनाया कब था? 1986 में टैली कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका पहले नाम था प्यूट्रॉनिक्स, यानी कि इंडियन कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है और इसका बेंगलोर में हेड ऑफिस है। 1986 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद 1988 में इसका प्यूट्रॉनिक्स का नाम बदल के टैली रखा गया। फिर उसके बाद 1999 में इसका पूरा नाम रखा गया टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये टैली कंपनी का पूरा नाम है, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो टैली कंपनी की स्थापना हुई थी 1986 में, जिसके मालिक हैं श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका जी। टैली के वर्जन्स यानी कि टैली सॉफ्टवेयर के अब तक कितने प्रारूप आ चुके हैं और इस चैनल के माध्यम से हम लोग टैली का कौन सा वर्जन सीखेंगे। तो आपको याद रखने का तरीका ये बताया था कि टैली का सबसे पहला वर्जन आया था 4.5। याद रखने का तरीका यह है कि इस पॉइंट को आप बढ़ाते चलो, इस पॉइंट को घटाते चलो, यानी कि अगला वर्जन हो गया 5.4, फिर उसके बाद 6.3, फिर 7.2, फिर उसके बाद 8.1 और फिर आया 9.0। तो ये टैली के वर्जन थे। फिर 9.0 के बाद टैली कंपनी ने अपना जो वर्जन लॉन्च किया उसका नाम रखा गया ERP 9। तो ERP की आपको फुल फॉर्म बताई थी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब लिखता है, उस सॉफ्टवेयर को ERP सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बाजार में बहुत सारे ERP सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप व्यापार का हिसाब चढ़ा सकते हो। लेकिन टैली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही आसान है, बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है और आपको चलाने में बहुत ही मजा आएगा, यानी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ टैली में हिसाब चढ़ाते कैसे हैं। फिर टैली ERP के बाद टैली का लेटेस्ट वर्जन आया प्राइम, यानी कि अब टैली का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? प्राइम। और हमने भी ये बुक लिखी टैली प्राइम की। आप इस बुक को या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं या फिर अमेजन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में 532 पेज हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक है, यानी कि एक ही बुक में दोनों भाषाएं हैं। और पूरा टैली का यानी कि जितने भी टैली में वाउचर्स होते हैं, सभी वाउचर्स को मैंने इसमें डिटेल से समझाया है विद स्क्रीनशॉट, ताकि आप सामने लैपटॉप रखो, बुक रखो और आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप टैली में काम करना सीख जाएंगे इस बुक के माध्यम से। ठीक है। फिर उसके बाद अगली क्लास में हमने सीखा था हाउ टू डाउनलोड टैली, यानी कि टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं और टैली सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूं। तो आपको करना क्या है, गूगल क्रोम पे जाना है, आपको लिखना है हाउ टू डाउनलोड टैली प्राइम विद GST। आपको गूगल पे जाके सिंपल इतना लिखना है, तो एक लिंक आएगा tellysolutions.com/download के नाम से। आप इस लिंक पर क्लिक करके आप टैली की वेबसाइट को खोल सकते हो और जैसे ही टैली की वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो वहां एक बटन दिया हुआ है डाउनलोड का। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है और आपके कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर का सेटअप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुआ टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का तरीका। ठीक है। इसमें दो शर्तें आपको याद रखनी है, आपका जो विंडो है वो 64 बिट का होना चाहिए और कंप्यूटर में कम से कम 1 GB रैम होनी चाहिए, तो ही आप टैली प्राइम का सेटअप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये तो हुआ टैली प्राइम को डाउनलोड करने का तरीका। अब टैली प्राइम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड नाम के फोल्डर में आता है, यहां टैली प्राइम की सेटअप फाइल आ गई, बस आपको सिंपल इस पे डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपके कंप्यूटर में टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगली क्लास में हमने सीखा था फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहते हैं। यानी कि एक व्यापारी को 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक के मध्य का हिसाब अपनी डायरी में मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद अगली 1 अप्रैल से
और फिर 31 मार्च तक उस अलग डायरी आपकी मेंटेन होगी। और ये एक तरीके से मान के चलिए कि आपने 2023-24 का रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, तो अगली डायरी में 2024-25 का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट जाती है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जाती है। तो व्यापारियों के लिए जो वर्ष होता है उसे कहते हैं वित्तीय वर्ष। और वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहलाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहते हैं। ओनर कौन होता है? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी जेब से व्यापार में पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, तो वो व्यक्ति उस व्यापार का ओनर कहलाएगा। फिर उसके बाद हमने सीखा था कैपिटल क्या होता है। तो मान के चलिए ये राम है और इसने एक फर्म खोली, राम क्लॉथ हाउस के नाम से, कुछ भी हो सकती है फर्म। तो राम अपनी जेब से जो भी पैसा व्यापार में लगाएगा तो उस शब्द को हम लोग कहते हैं कैपिटल। फिर उसके बाद हमने सीखा था ड्राइंग यानी कि आहरण क्या होता है। तो मालिक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यदि फर्म से किसी भी प्रकार की संपत्ति की निकासी करता है तो वह संपत्ति क्या कहलाएगी? ड्राइंग। तो मालिक जब भी पैसा जमा करेगा फर्म में तो कैपिटल कहेंगे, और मालिक जब भी पैसा निकालेगा तो उसे ड्राइंग कहेंगे। फिर उसके बाद हमने सीखा था बाई यानी कि खरीदना क्या होता है। यदि फर्म के प्रयोग के लिए आप कोई सामान खरीद रहे हो तो उस प्रक्रिया को बाई कहते हैं। यदि आप कोई सामान बेचने के लिए खरीद रहे हो तो उस प्रक्रिया को परचेज कहते हैं। यदि आप नया सामान बेच रहे हो तो उस प्रक्रिया को सेल कहते हैं। और यदि आप पुराना सामान यानी कि फर्म में आपने किसी सामान को प्रयोग कर लिया है और प्रयोग करने के बाद 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल बाद जब भी आप उस सामान को बेचोगे तो सेल शब्द कहते हैं। यानी कि व्यापारी बेचने के लिए जो माल खरीदेगा वो परचेज कहलाएगा, और जो नया माल खरीदा है बेचने के लिए तो क्या कहलाएगा? सेल। तो व्यापारी अपनी फर्म में 2 शब्दों का प्रयोग करता है, परचेज और सेल। यानी कि जिस चीज की फर्म है, जिस वस्तु की आपकी फर्म है, वही सामान खरीदना परचेज कहलाता है, और जिस वस्तु की फर्म है और जो सामान आपने खरीदा है बेचने के लिए तो बेचना क्या कहलाएगा? सेल। फिर उसके बाद हमने सीखा था संपत्ति क्या होती है। तो व्यापार में प्रयोग करने के लिए या बेचने के लिए जो भी सामान लाया जाता है वो सब सामान उस व्यापार की संपत्ति कहलाता है। ये बिल्डिंग इस व्यापार की संपत्ति है। इस बिल्डिंग के अंदर जितना फर्नीचर लगा हुआ है वो भी उस व्यापार की संपत्ति है। बिल्डिंग के अंदर जितना भी बिजली का सामान है, पंखा है, लाइट है, वो भी उस व्यापार की संपत्ति है। बिल्डिंग के अंदर यानी कि फर्म के अंदर जितना भी स्टॉक रखा है वो उस व्यापार की संपत्ति है। इस फर्म के अंदर जितना कैश रखा है वो भी उस व्यापार की संपत्ति है। जितनी भी हमारी उधारी पड़ी है यानी कि हमारा पैसा बाजार में पड़ा हुआ है तो वो भी उस व्यापार की क्या है? संपत्ति। तो आपको बताया था संपत्ति 2 प्रकार की होती है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। यानी कि ऐसी संपत्ति जो बेचने के लिए नहीं है, व्यापार को बढ़ाने के लिए खरीदी जाती है, वो फिक्स्ड एसेट्स होती है। और ऐसी संपत्ति जो बेचने के लिए खरीदी जाती है यानी कि फर्म का जो स्टॉक होता है वो करंट एसेट्स होता है। फर्म के अंदर जो कैश होता है वो करंट एसेट्स होता है। फर्म के बैंक खाते में जो पैसा होता है वो करंट एसेट्स होता है। और जितनी भी हमारी उधारी पड़ी है वो भी करंट एसेट्स होती है। यानी कि वो अस्थायी होती है, फिक्स नहीं होती। फिर उसके बाद हमने सीखा था क्रेडिटर कौन होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिससे हम उधार माल खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। और आपको बताया था कि हम कभी भी कोई भी सामान किसी व्यक्ति से नहीं खरीदते, हम हमेशा सामान फर्म से खरीदते हैं। तो जिससे हम उधार माल खरीदते हैं तो वह हमारे लिए कौन होता है? क्रेडिटर होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा था डेबिटर कौन होता है। तो जिसको हम माल बेचते हैं तो वह व्यक्ति या वह फर्म हमारे लिए डेबिटर होती है। जैसे मान के चलिए हमारी ये फर्म है जिसका नाम अभी हमने रखा था राम क्लॉथ हाउस। तो हमारी फर्म का नाम है राम क्लॉथ हाउस। हमने किसी से सामान खरीदा, उस फर्म का नाम है रवि क्लॉथ हाउस। तो रवि से हमने क्या किया? परचेज किया है। तो रवि क्लॉथ हाउस हमारे लिए कौन है? क्रेडिटर है। और हमने किसी को सामान बेचा तो सामने वाली पार्टी हमारे लिए कौन है? डेबिटर। तो व्यापार में 2 ही पार्टी होती है, क्रेडिटर और डेबिटर। तो जिससे हम माल खरीदते हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं और जिसको हम माल बेचते हैं उसे डेबिटर कहते हैं।
फिर उसके बाद हमने सीखा था एक्सपेंस यानी कि खर्चे क्या होते हैं। तो व्यापार में सुविधा देने के लिए या सामान को लाने ले जाने के लिए जो कुछ भी व्यय होता है, जो कुछ भी हमारा पैसा जाता है किसी काम के लिए, सर्विस के लिए, तो वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। दो तरह के एक्सपेंस आपको बताए थे, डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ऐसे खर्चे जो सामान की कीमत को बढ़ाएं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और ऐसे खर्चे जो फर्म की वैल्यू बनाए उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखा था इनकम क्या होती है। तो ये भी इनकम दो प्रकार की बताई थी आपको, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो सीधे ही हमारे फर्म में आए, जिसका लाभ हमें दिखे कि हमें इसकी वजह से हमें ये पैसा आया है, तो वो कहलाएगी डायरेक्ट इनकम। और जो इकट्ठा पैसा आए किसी काम से हमें प्रॉफिट के तौर पे, तो वो हमारी कहलाएगी इनडायरेक्ट इनकम। तो व्यापार में मोस्टली इनडायरेक्ट इनकम होती है। ठीक है, और खर्चे दोनों प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट खर्चे आपको बताया था, जैसे पोस्ट ऑफिस का खर्चा, कुरियर का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, चाय का, पानी का, यदि हम किसी काम के लिए रोज पैसा दे रहे हैं, मजदूरी का खर्चा, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और फर्म के ऐसे खर्चे जो महीनादारी पे हो, इकट्ठे हो, जो फर्म की वैल्यू को बढ़ाए, वो खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि छूट। कि डिस्काउंट आपको बताया था दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ऐसा डिस्काउंट जो बिल बुक में दर्शाया नहीं जाता उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और ऐसा डिस्काउंट जो बिल बुक में दर्शाया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा था डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन यानी कि गिरावट, यानी कि फर्म में हमने किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदी, जैसे कि ये बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की क्या होगा, समय के हिसाब से कीमत कम होगी, तो जो भी कीमत कम हो रही है उसी को क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की कीमत हमेशा कम होती है लेकिन जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती है। तो जब फर्म की किसी भी संपत्ति की मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं एप्रिसिएशन, और फर्म के किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी आएगी तो उसे कहेंगे डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गुड डेब्ट क्या होता है, यानी कि अच्छा ऋण। हमने किसी को उधार माल बेच दिया, हमें ये पता है कि हमारा पैसा मरा नहीं है, पैसा आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, तो उस शब्द को कहते हैं गुड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है, यदि हमने किसी को उधार माल बेच दिया और वहां हमारा पैसा मर जाए, यानी कि पैसा हमारा नहीं आ रहा, तो उसे कहते हैं बैड डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट क्या होता है कि हमने किसी को माल बेच तो दिया लेकिन हमें ये अंदेशा है कि पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, यानी कि हमें संदेह है, तो ऐसे ऋण को डाउटफुल डेब्ट कहते हैं। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है कि आप मान लो कोई भी सामान 100 रुपए का बेचते हो, अब आपने क्या किया, ग्राहक को बोल दिया कि आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो आप वो सामान कितने का बेच रहे हो, 90 रुपए का, तो आपने क्या किया, 10 रुपए का डिस्काउंट कस्टमर को दे दिया। तो यदि हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउ, और हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। फिर उसके बाद हमने सीखा था सेटलमेंट क्या होता है। तो सेटलमेंट का मतलब होता है पूर्ण समझौता। पूर्ण समझौते का मतलब है कि हमने किसी से 10,000 का सामान खरीदा, हमने 4,000 रुपया उसे दे दिया सामने वाली पार्टी को, तो अब हम सामने वाली पार्टी को कितना रुपया देंगे, 6,000 रुपए। लेकिन अब हमने उसे बोला कि भाई हम 6 नहीं 5,000 रुपए ही दे पाएंगे। अब सामने वाली पार्टी भी सहमत हो गई और हम भी, यानी कि जिस लेन देन पे दोनों ही पार्टी सहमत हो जाएं, उस शब्द को कहते हैं फुल सेटलमेंट। तो इसमें हमारा फायदा भी होता है, इसमें नुकसान भी होता है। अगर हम किसी को कम रुपया दे रहे हैं तो हमारा फायदा हो रहा है, तो हम कहेंगे डिस्काउंट रिसीव, और हमें कोई कम रुपया दे रहा है तो इसका मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, तो उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो ये पिछली 6 क्लास का रिवीजन था, ठीक है, आज की क्लास में। और अब हम 8वीं क्लास में क्या सीखेंगे, यानी कि व्यापार में होने वाले लेन देन की एंट्री कैसे करते हैं, तो वो हम लोग 8वीं क्लास में सीखेंगे, ठीक है। और बाकी अपनी ये बुक्स आपको पहले भी बताया था, व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके भी आप ये बुक प्राप्त कर सकते हो, और ये टैली प्राइम की बुक आपको अमेजन पे भी मिल जाएगी और आप हमारे नंबर पे भी कॉल करके प्राप्त कर सकते हो।
तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।